बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास के अंदर हमने कंस्ट्रक्शन ऑफ एनोवा किया था, जिसकी मैंने आपको एक एग्जांपल जो है वो तमाम स्टूडेंट्स को एज असाइनमेंट दी थी। 23 स्टूडेंट्स की असाइनमेंट अभी तक मेरे पास आ चुकी है। यस, एंड 7 स्टूडेंट्स हैं जिनकी अभी तक नहीं आई। ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल चलें, ये एक स्टूडेंट है, इसकी हम इसको ओपन करके देखते हैं। ये इसने हमें एक इमेज बना के भेजी है। ये इमेज हम देखते हैं कि इसके अंदर इसने क्या किया हुआ है। यहाँ से हमें आइडिया हो जाएगा कि स्टूडेंट्स ने जाना वो ज्यादातर ने क्या किया। अच्छा जी, ये एक पेज पे उसने डाटा लिया, 3 एप्लीकेशन और 3 वैरायटीज का। ओके, और इसके बाद पहले उसने करेक्शन फैक्टर निकाला। इसके बाद उसने सोर्स ऑफ एक्शन, डिविजन, एमएस, एसएस, एमएस और एफ कैलकुलेटेड और एफ टेबल वैल्यू निकाल के टोटल का, वैरायटी का निकाल दिया। ठीक है, गुड, ओके। तो ये इंशाल्लाह जो आपकी असाइनमेंट्स हैं, ये 1 बाय 1 मैं चेक करता हूँ। एक्चुअली एनालिसिस ऑफ वेरिएंस का मैंने आपको पहले भी एक दिन बताया था कि जितने भी हमारे पास एक्सपेरिमेंटल डिजाइन हैं, उन तमाम का जो हम एनालिसिस करेंगे वो हम एनोवा के थ्रू करेंगे। ठीक है ना। एक्सपेरिमेंटल डिजाइन के मतलब कुछ डिस्कशन हमारी पहले हो चुकी है। आप में से कोई मुझे बताना चाहेगा कि एक्सपेरिमेंटल डिजाइन्स के प्रिंसिपल्स कितने हैं? सर 3 हैं। 3 हैं, वेरी नाइस। तो कौन कौन से हैं, कोई और बताएगा आप में से? कोई और स्टूडेंट? सर रेप्लिकेशन है, रैंडमाइजेशन है और लोकल कंट्रोल। लोकल कंट्रोल है। ठीक है जी। तो ये जो 3 इसके प्रिंसिपल्स हैं, बेसिक्स हैं, ये कंपल्सरी है किसी भी डिजाइन को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है जी। और मैंने इसके बाद आपको बताया था टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, वो कितने हैं? 3 हैं। वो भी CRD, CRD, RCD, RCD और LSD। राइट। CID क्या है? कंप्लीटली रैंडमाइज्ड डिजाइन। आज का जो हमारा एक्चुअल टॉपिक है वो ये है कि हम इन तीनों डिजाइन्स को, इनका ओवरव्यू लेंगे कि ये एक्चुअली हैं क्या। ठीक है जी। उसके बाद फिर इंशाल्लाह अगले लेक्चर से हम हर डिजाइन के अकॉर्डिंग एनोवा समझना शुरू करेंगे। CID में कैसा एनोवा होगा, RCD में कैसा होगा, LSD में कैसा होगा। आज का हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि हम CID को समझ लें कि CID एक्चुअली है क्या और ये किस जगह पे लगाया जा सकता है, किन कंडीशंस के अंदर हम CID को यूज करते हैं। same with the RCBD and same with the LSD, right? ओके जी। चलें जी। एक्सक्यूज मी सर। जी जी पूछें। सर डिजाइन में हमने वो तरीकाकार फाइंड करने हैं जिसके जरिए हमें किसी हाइपोथेसिस को रिजेक्ट या एक्सेप्ट करने का हितमी पता चलता है। बिल्कुल सही। तो ऐसे ही है ना सर? बिल्कुल ऐसे ही है। हेलो। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है बेटा। तो सर जब हम एक्सपेरिमेंटल डिजाइन की डेफिनेशन करते हैं तो हम कहते हैं कि एक्सपेरिमेंट वो स्ट्रेटजीज हैं जिसके जरिए हमें डाटा कलेक्शन और डाटा एनालिसिस के बारे में पता चले। बिल्कुल सर सही। जो डाटा कलेक्शन और डाटा एनालिसिस वो तो लास्ट स्टेप है एक्सपेरिमेंट के बाद। बिल्कुल तो सही। एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमने तो जस्ट वो वे फाइंड करना ही करना होता है जिसके जरिए हम हाइपोथेसिस को चेक कर सके। उसके बाद हमने इसके बाद जो डाटा कलेक्शन और डाटा एनालिसिस के जो प्रोसीजर है वो तो बाद में नहीं अप्लाई करने होते। बिल्कुल बाद में अप्लाई करने होते हैं। एक्चुअली बेटा होगा ये कि सबसे पहले हम एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करेंगे, उसके बाद उस प्रॉब्लम को ऑब्जर्व करेंगे, उसके बाद हम उसका हाइपोथेसिस बनाएंगे। हाइपोथेसिस बनाने के बाद हम
प्लान करेंगे कि इसको हमने टेस्ट करना है अपने हाइपोथेसिस को, उस हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए हम एक्सपेरिमेंट प्लान करेंगे। अब जब हम एक्सपेरिमेंट प्लान करेंगे तो अब हम यहाँ पे सोचेंगे कि हमने एक्सपेरिमेंट को कैसे परफॉर्म करना है। उसके लिए हमें फिर एक्सपेरिमेंटल डिजाइन चाहिए होगा। ये वो डिजाइन हम कर रहे हैं। जब हम एक्सपेरिमेंटल डिजाइन प्लान कर लेंगे कि फॉर एग्जाम्पल हमारा हाइपोथेसिस हम अगर इस एक्सपेरिमेंट को अकॉर्डिंग टू सीआरडी लगाएं तो हमें ज्यादा अच्छा रिस्पांस मिल सकता है। ये अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमने सीआरडी यूज करना है या आरसीबीडी यूज करना है या कोई और डिजाइन यूज करना है या टी टेस्ट यूज करना है, ये हमें अपनी ऑब्जर्वेशंस को हाइपोथेसिस को देख के पता चलेगा। जब हम ये डिसाइड कर लेंगे उसके बाद फिर हम वही डिजाइन को यूज करेंगे और फिर हम डाटा कलेक्शन करेंगे सॉरी, फिर हम डाटा कलेक्शन करेंगे। डाटा कलेक्शन करने के बाद हम उसका एनालिसिस करेंगे यूजिंग एनोवा और उसके बाद उसको फिर हम इंटरप्रिटेशन करेंगे और फिर हम आगे अपने हाइपोथेसिस की कंक्लूजन लिखेंगे। सर अगर हमें जो रिक्वायर्ड रिकमेंडेड है वो फर्ज करें हम कहते हैं कि हमें सीआरडी के थ्रू चलना है, ठीक है, लेकिन ये भी एक एक्सपेरिमेंट डिजाइन है और हम जान के हम आरसीबीडी के तहत चलते हैं, तो रिजल्ट तो उसके भी आने चाहिए ना। रिजल्ट उसके भी आएंगे, रिजल्ट उसके भी आएंगे, लेकिन वो रिजल्ट जो है कंपैटिबल नहीं होंगे, या आप कह सकते हैं कि वो रिजल्ट हमारे लिए अकॉर्डिंग टू द नीड्स नहीं होंगे, या जी आप ऐसा बिल्कुल। कह लें कि वो रिजल्ट्स एडिक्वेट नहीं होंगे। रिजल्ट्स आ जाएंगे, ये इंशाल्लाह जो आपकी अब से जो थ्योरी की क्लास है उसके अंदर अब जो टॉपिक नया शुरू होगा फिर आपको मेरी पॉइंट की समझ आएगी। वो टॉपिक जो है वो आपको ये बताएगा कि आपने अपने हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए जो सा डिजाइन यूज किया है वो अप्रोप्रिएट डिजाइन है या नहीं है। ठीक है, ठीक वो भी जी एनालिसिस हम करेंगे कि हमने फॉर एग्जाम्पल अगर सीआरडी लगना था हमने आरसीबीडी लगा दिया तो हमें उसमें नुकसान क्या हुआ, क्यों हमने आरसीबीडी लगा दिया, क्यों आरसीबीडी नहीं लगना था, क्यों सीआरडी लगना था, और आरसीबीडी लगाने से हमारे रिजल्ट्स कितने % गलत हुए हैं। ठीक हो गया, ठीक रिजल्ट आ जाएंगे। जी सीआरडी के अंदर जो हमने एक्सपेरिमेंट लगाना है वही अगर हम आरसीबीडी में भी लगाने तो उसमें भी रिजल्ट आ जाएंगे, लेकिन वो जो रिजल्ट्स हैं वो डेफिनेटली कुछ डिफरेंट होंगे, वो एडिक्वेट नहीं होंगे, उसकी फिर एडिक्वेसी हमें चेक करनी पड़ेगी। वो इंशाल्लाह जो हमारा अगला टॉपिक शुरू होगा ना वहाँ पे इंशाल्लाह हम शुरू करेंगे, वो थ्योरी का टॉपिक के अंदर चलेगा। प्रैक्टिकल के अंदर हम ये एनोवास करेंगे और थ्योरी के अंदर उनकी एडिक्वेसी चेक करेंगे। क्लियर है बेटा जी? और कोई क्वेश्चन किसी की तरफ से? सर मैंने ना ज्वाइन अभी किया, क्विक रिव्यू दे देते लेक्चर का। अभी क्लू ये है, चलें थोड़ा सा मैं एक दफा फिर से रिपीट कर देता हूँ। आज का हमारा जो टॉपिक, अभी आवाज ठीक है जी सर? आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एक्सपेरिमेंटल डिजाइंस। एक्सपेरिमेंटल डिजाइंस के बेसिक प्रिंसिपल्स हम पहले पढ़ चुके हैं। टाइप्स में आपको पहले बता चुका हूँ, ये 3 टाइप्स हैं, ये जो सामने इस वक्त आपके सामने आ रही होंगी। इन तीनों टाइप्स को आज हम थोड़ा सा इनका ओवरव्यू लेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है जी। सो सबसे पहले चलते हैं सीआरडी की तरफ। सीआरडी है कंप्लीटली रैंडमाइज्ड डिजाइन। सीआरडी हम किसी ऐसी सिचुएशन में लगाते हैं जहां पर हमारे पास जो इन्वायरमेंट है या जहां पर हमने अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है वो सॉइल या वो लैब या वो लैंड, उसमें होमोजेनस कंडीशंस हैं। होमोजेनस का पता क्या होता है? यस सर, सारी सॉइल सेम है, उसमें कोई ब्लॉक्स वगैरह नहीं है। उसमें फर्टिलिटी लेवल सारी सॉइल में सेम है, वाटर लेवल सारी सॉइल में सेम है, टेम्परेचर सेम है, वहां पे प्रेसिपिटेशन सेम है, एयर का लेवल सेम है, हर चीज सेम है। अगर environmental conditions 100% सेम है तो इन दैट केस वी विल यूज CRD। फॉर एग्जाम्पल जो लेबोरेटरी कंडीशंस होती हैं, लैब के अंदर चूंकि कंट्रोल्ड कंडीशंस होती हैं, इसके अलावा ग्रीन हाउस में कंट्रोल्ड कंडीशंस होती हैं, तो कंट्रोल्ड कंडीशंस के दौरान हम
CRD को यूज करते हैं। जो हमारे पास फील्ड के एक्सपेरिमेंट्स हैं, जैसे कि हमने बाहर वो फॉर एग्जांपल हमने फील्ड के अंदर प्लॉट्स बनाए और वहां पे हमने एक्सपेरिमेंट लगाना है, तो वहां पे चूंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जो फर्टिलिटी लेवल है वो डिफरेंट होता है, यानी कि एक फील्ड के स्टार्ट में फर्टिलिटी लेवल डिफरेंट होगा, फिर कुछ चेंज हो जाएगा, फिर कुछ और चेंज हो जाएगा, फिर जो है ना कम हो जाएगा, कहीं पे ज्यादा हो जाएगा, कहीं पे पानी ज्यादा, कहीं पे पानी कम, कहीं पे टेम्परेचर ज्यादा चला जाएगा, कहीं पे छांव आ गई तो टेम्परेचर कम हो गया। सो इसलिए जो फील्ड की कंडीशंस या जो हेट्रोजिनस कंडीशंस हैं वहां पर हम CRD को यूज नहीं करेंगे। CRD यूज कहां पर होगा? वेयर द कंडीशंस आर होमोजेनस, राइट? फॉर एग्जांपल लेबोरेटरी और ग्रीन हाउस स्टडीज, so we will use the CRD under these conditions. In the field experiments we will not use the CRD, right? Okay, let's move a little जी bit सर। forward. So what are the advantages of CRD? The first advantage is the CRD design is the simplest and very easy, right? And the second, it provide maximum number of degree of freedom for error. जो कि हमारे पास मैक्सिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम। जी जी, ये भी आपको जब इन तीनों डिजाइन को मैं एट अ टाइम आपको बताऊंगा फिर आपको समझ आएगी। आप लोगों को मैंने ये याद होगा बताया था कि जो टोटल वेरिएशन है उसको जब हम डिवाइड करते हैं जीनोटिपिक में और दूसरी साथ में इन्वायरमेंटल या एरर के अंदर, राइट, ये होगा सिंपलेस्ट फॉर्मेट जो आपने एनोवा अभी तक किया था। जब इससे कॉम्प्लेक्स में जाएंगे तो कॉम्प्लेक्स में क्या होगा कि यही जो एरर के अंदर जो आपके पास वेरिएशन है इसकी स्प्लिटिंग होगी, समझ आ गया ना? तो जब एरर के अंदर जो स्प्लिटिंग है, जो एरर के अंदर वेरिएशन है उसकी जब स्प्लिटिंग होगी तो अल्टीमेटली क्या होगा कि जो एरर की डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो कम होती जाएगी, ठीक है? जितनी एरर की डिग्री ऑफ फ्रीडम कम होती जाएगी उतना ही हमारे पास अपने डिजाइन को वेरीफाई करने के आप कह लें कि परसेंटेज उसकी कम होती जाएगी। जितनी ज्यादा डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी, अब डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या काम करती है? जस्ट इमेजिन द फार्मूलाज ऑफ द एनोवा। अपना एरर के अंदर जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो क्या करती है? एक्चुअली MS क्रिएट करवाती है। अगर एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम ज्यादा होगी तो MS क्या आएगा? कम आएगा। बात समझ आ गई है ना? मेरे ख्याल में नहीं समझ आ गई। यहाँ पे मैं जी आपको सर। ऐसा लिख के समझाता हूँ। आप लोगों को याद होगा कि जो MS है वो किसके इक्वल होता है? SS सॉरी SS divided by degree of freedom. एक सेकंड में एनोटेशन भी शो कर लूं। SS divided by degree of freedom. ठीक हो गया ना? अब अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम ज्यादा होगी तो MS क्या आएगा? जितना आपको पता है कि डिनोमिनेटर, ये जो ब्रैकेट के नीचे होता है उसको डिनोमिनेटर बोलते हैं, ऊपर वाले को न्यूमरेटर बोलते हैं। सो जितना डिनोमिनेटर ज्यादा होता जाएगा उतना ही MS कम होता जाएगा। ऐसे ही है भाई? जितना Yes, sir. जितना एरर का MS कम होता जाएगा उसके बाद जो F का फार्मूला है, F का फार्मूला क्या है भाई? कौन बताएगा? F कैलकुलेटेड का MS वैरायटीज डिवाइडेड बाय So varieties का mean square और divided by error का mean एरर square. का मीन स्क्वायर, राइट? सो जितना डिग्री ऑफ फ्रीडम ज्यादा होता जाएगा उतना ही MSE कम होता जाएगा, और जितना MSE कम होता जाएगा उतनी ही F कैलकुलेटेड वैल्यू ज्यादा आती जाएगी। ऐसे ही है ना? दे दे Yes, sir. राइट? जितनी F वैल्यू ज्यादा आती जाएगी उतने ही रिजल्ट्स सिग्निफिकेंट आने के चांसेस ज्यादा होते जाएंगे। इसलिए जितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम कम होगी उतना MSE ज्यादा होगा और उतने ही F वैल्यू लो आने के चांसेस है, उतनी ही एक्यूरेसी इंक्रीज होगी। समझ आ रहा है? तो ये फार्मूला से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है।
इसको जब अभी तीनों फार्मूले इकट्ठे आएंगे फिर आपको ज्यादा मजीद डिटेल में समझ आ जाएगी। सो बिकॉज सीआरडी के अंदर जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो मैक्सिमम होगी, इसके अलावा जितने भी डिजाइन है उनमें डिग्री ऑफ फ्रीडम कम होती जाएगी। ठीक है जी। सो जितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको मैंने बताया ज्यादा होगी, उतना ही ज्यादा एक्यूरेटली एफ वैल्यू टेस्ट होगी, राइट। सो इसलिए इसका एडवांटेज क्या है सीआरडी का, कि इसके अंदर जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो मैक्सिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी। अब इसका डिसएडवांटेज क्या है कि ये सिर्फ स्मॉल स्केल के एक्सपेरिमेंट्स के लिए यूज किया जा सकता है, या जहां पे होमोजेनस कंडीशंस हो सिर्फ वहां पे यूज किया जा सकता है। अगर हम फील्ड के अंदर एक्सपेरिमेंट हमने परफॉर्म करना हो तो इसकी प्रिसीजन जो है वो बहुत ही कम हो जाती है। ये इसके डिसएडवांटेजेस है। ठीक है भाई, समझ आ गई है? ऑलराइट, थोड़ा सा आगे चलते हैं। सीआरडी के अंदर अब इसका आप कह सकते हो फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि अगर हमारे पास सिर्फ फॉर एग्जांपल 4 जो हैं वो वैरायटीज हैं और 3 उसकी एप्लीकेशंस हैं, 4 वैरायटीज हैं और 3 एप्लीकेशंस हैं, तो मुझे आप ये बताएं कि जो हमारे पास प्लॉट्स बनेंगे फील्ड के अंदर वो कितने बनेंगे? सात प्लॉट सर। 3 सर। कैसे? 3 सर। 4 वैरायटीज हैं, हर उनको वैरायटी रेप्लिकेट हर वैरायटी 3 दफा हमने लगाई है, तो टोटल कितनी हमें लोकेशंस चाहिए जहां पे सारी वैरायटीज इजीली लग सके? सर 12 चाहिए। वेरी नाइस, समझ आ गई? पॉइंट समझ आ गया? अगर 4 वैरायटीज हैं, Yes, फॉर sir. एग्जांपल ए बी सी डी 4 वैरायटीज हैं, ए बी सी और डी 4 वैरायटीज हैं, हर वैरायटी 3 दफा हमने लगानी है, तो अल्टीमेटली हमें टोटल जो प्लॉट चाहिए वो कितने चाहिए? 12 चाहिए, राइट। ठीक है जी। लेकिन तो ये सर, जी सर आपने बताया था कि रैंडमाइजेशन होनी चाहिए, मतलब इन सारों को हमने कोई प्रायोरिटी नहीं देनी। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो फिर हम इनको प्लॉट, अगर हम प्लॉट को अलग-अलग कर देंगे तो फिर ये प्रायोरिटी नहीं मिलेगी कि वो सारे डिफरेंट हो गए। बिल्कुल भी नहीं, अभी बताता हूँ क्यों। ये देखो, फॉर एग्जांपल अब मैं यहाँ पे टेबल एक ड्रा करना चाहता हूँ। इसके अंदर तो टेबल ड्रा नहीं होगा मेरे ख्याल में। अच्छा चलें, इसको छोड़ दें, हम यहाँ पे आते हैं। ये कंसीडर दिस अ टेबल एंड कंसीडर दिस इज वेकेंट। इसके अंदर ये ABC कुछ नहीं लिखा हुआ, समझ आ गया? ये एक टेबल है, इसके अंदर 12 जो हैं वो स्पेसेस अवेलेबल हैं, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, ABC नथिंग इज रिटन हियर। समझ आ गया? इसको जस्ट इमेजिन करें कि ये खाली है। यहाँ ऐसा करता हूँ कि एक मैं ना साथ में ओपन कर लेता हूँ पेज, ताकि हम वहां पे इजीली आपको समझा भी सके कि हो क्या रहा है यहाँ पे। इसको साथ में बाद में ओपन कर लेंगे। ओके चलें जी, इधर बल्कि ऐसा कर लेता हूँ, इधर इसके साथ ही मैं इसके अंदर ही लिखना शुरू कर देता हूँ। यहाँ पे हम इंसर्ट कर लेते हैं, एक टेबल हम इंसर्ट कर लें, अगर फॉर एग्जांपल 3 4 and 3, दैट्स फाइन। अच्छा, ये फॉर एग्जांपल आपके पास एक टेबल है, इसको बिल्कुल क्लीन कर लेते हैं सारे टेबल को। इसकी लाइंस एक्चुअली मैं चाहता हूँ कि ये जो है ना वो कहाँ पे चली गई? इसकी लाइंस मैं एक्चुअली विजिबल करना चाह रहा हूँ। ये
जैसे हो जानी चाहिए, ये हम किस चक्कर में पड़ गए हैं, इसको हम डिलीट कर देते हैं। हम ऐसा करते हैं कि हम एक जो है यहाँ पर वर्ड की फाइल खोलते हैं, इसको हम ओपन कर लेते हैं, बात खत्म। यहाँ पे हम इंसर्ट करते हैं जी। अच्छा, हम बात कर रहे थे, ये एक टेबल मैंने इंसर्ट कर दिया फॉर एग्जांपल, ठीक है जी। अब ये कंसीडर करें कि ये एक फील्ड है, इसको हमने 1 2 3 4 एंड 4 into 3 12 प्लॉट्स के अंदर इसको डिवाइड कर लिया, ठीक है जी। अब हमारे पास सिचुएशन क्या है, वी हैव फॉर एग्जांपल V1 को हमने ए से नाम दे दिया, ए 3 दफा हमारे पास मौजूद है, ऐसे ही है भाई। बी की भी 3 रिपीट्स हैं, ऐसे Yes, ही sir. सी की भी 3 रिपीट्स हैं, बल्कि हम उसको ऐसे आगे लिख देते हैं, ठीक है जी। अच्छा, ऐसे ही डी की भी 3 रिपीट्स हैं, 3 ए की, 3 बी की, 3 सी की और 3 डी की, राइट। ऐसे ही है भाई, समझ आ गया बात की। अब ये हमारे पास एक प्लॉट है जो कंप्लीटली होमोजेनाइज्ड है, जिसके अंदर 12 जो है वो स्पेसेस अवेलेबल है। अब हमने सेकंड प्रिंसिपल को फुलफिल करना है, दैट इज कॉल्ड रैंडमाइजेशन। अब हमने अनबाइस्ड रैंडमाइजेशन करनी है। रैंडमाइजेशन जो आपका जो क्वेश्चन था कि हमने इसको इनको रैंडमली असाइन करना है। अब ये जो पहला ए है, ये यहाँ भी आ सकता है, 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 कहीं भी आ सकता है। अब वो आएगा कहाँ पे एक्चुअली, उसके लिए हम डिफरेंट प्रोसेस यूज करते हैं रैंडमाइजेशन के लिए, जिसमें से एक प्रोसेस ये है, दैट इज कॉल्ड बाय लॉट। बाय लॉट का क्या मतलब हुआ कि अब जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया कि हमारे पास ये 12 जो है वो 3 ए हैं, 3 बी हैं, 3 सी हैं, 3 डी हैं। हम 12 पर्चियां बनाएंगे, एक पर्ची के ऊपर ए लिखेंगे, दूसरी पे ए लिखेंगे, तीसरी पे ए लिखेंगे, फिर 3 पर्चियों पे बी लिखेंगे, 3 पर्चियों पे सी लिखेंगे, 3 पर्चियों पे डी लिखेंगे। अब ये लिखने के बाद अब हम प्लान करते हैं जी कि ये पहले प्लॉट के अंदर क्या आएगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, उन पर्चियों को हमने एक बंद करके एक डब्बे में डाल लिया, राइट, जैसे कि यहाँ पे बताया हुआ है, और उस डब्बे में से एक पर्ची निकाल ली। अब जो पहली पर्ची निकाली उसके ऊपर फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ था बी, तो हमने यहाँ पे लिख दिया बी, ठीक है जी। उसके बाद हमने सेकंड पर्ची निकाली, उसके ऊपर लिखा हुआ था सी, तो यहाँ पे हमने लिख दिया सी। देन हमने थर्ड पर्ची निकाली, उस पर लिखा हुआ था सी, हमने यहाँ पे लिख दिया सी। देन चौथी निकाली, उस पे डी लिखा था, पांचवी उस पे ए लिखा था, छठी में भी सॉरी, उसके बाद आगे वाली पे भी जो है ना वो ए लिखा हुआ था, आगे वाली पे डी लिखा हुआ था, आगे वाली पे बी लिखा हुआ था, आगे वाली पे ए लिखा हुआ था, आगे डी लिखा हुआ था, सी लिखा हुआ था, ठीक है जी, बी लिखा हुआ था। समझ आ गया बात की। सो इस तरीके से हमने रैंडमाइजेशन कर दी, सेम इन द केस जैसे यहाँ पे रैंडमाइजेशन की हुई है। ये पहले में ए आ गया, फिर बी आ गया, फिर डी आ गया, फिर ए आ गया, सी डी बी सी बी ए डी सी, राइट। समझ आ गया भाई। सो सेकंड हमारी जो रिक्वायरमेंट थी, पहले एप्लीकेशन थी और सेकंड जो है वो रैंडमाइजेशन थी, तो यहाँ पे हमने इसको रैंडमाइज कर लिया। अब इस डिजाइन का नाम कंप्लीटली रैंडमाइज्ड डिजाइन क्यों है, बिकॉज इसके अंदर हम सारे के सारे प्लॉट के अंदर सेम रैंडमाइजेशन करते हैं। समझ आ गया बात की। सर जी जी सर वो तो ठीक है, वैसे ये रैंडमाइज्ड डिजाइन था, लेकिन अगर हम एक पीस ऑफ लैंड ले रहे हैं जो बिल्कुल होमोजीनियस है हर जगह से, ओके, फिर अगर हम रैंडमाइज ना भी करें सिचुएशन तो सेम नहीं रहेगी। सिचुएशन बेशक सेम रहेगी, लेकिन फिर भी रैंडमाइजेशन, चूंकि मैंने आपको बताया था कि बेसिक प्रिंसिपल है एक्सपेरिमेंटल डिजाइन का, तो वो तो आपने अडॉप्ट करनी है लाजमी, उसको आप नहीं छोड़ ओके सर। बेशक होमोजेनस है, बेशक होमोजेनस है, इवन देन हमने फॉर द सेक ऑफ एक्सपेरिमेंट जो है हमें उसमें रैंडमाइजेशन करनी पड़ेगी लाजमी। तो ये लॉटरी मेथड है। ऐसे ही जो है एक और मेथड होता है, उसको हम कंप्यूटर मेथड कहते हैं, एक कैलकुलेटर मेथड होता है, वो इंशाल्लाह जैसे ही हम आगे आएंगे तो मैं आपको बताता चलूंगा। सो ये बाय लॉटरी मेथड ये है, ठीक है जी, समझा गया भाई। ओके,
अब हम आगे चलते हैं कि इस डिजाइन की रैंडमाइजेशन हो गई, अब इसका लेआउट कैसा होगा। लेआउट से मुराद क्या होता है? लेआउट का किसको पता क्या होता है भाई? व्हाट इज लेआउट? स्केच को कह सकते हैं। लास्ट डिजाइन आपने बताया इसके अंदर सिर्फ ये नंबरिंग ABC लिख देनी है और कुछ भी नहीं? कहाँ पे सर ये जो लास्ट टाइम आई ये इसके अंदर कंप्लीटली रैंडमाइज CRD में जी जी इसमें बस ABCD लिख देनी है। ये मैंने आपको बताया कि ABCD क्या है एक्चुअली। A जो है वो वैरायटी 1 है, B जो है वो वैरायटी 2 है, C वैरायटी 3 है और D जो है वो वैरायटी 4 है। तो हमने चूंकि इनको रैंडमाइजेशन करनी थी, ये एक्चुअल आप समझिए एक फील्ड है आपके पास लैब के अंदर, एक ऐसी लोकेशन है जहां पे आपके पास ये 12 जो है वो बनी हुई है प्लॉट, या आप कह लें पैट्री डिशेज हैं, आप ये समझ लें ये 12 पैट्री डिशेज हैं लैब के अंदर आपके पास। तो पैट्री डिश 1 के अंदर आपने कौन सी वैरायटी लगानी है, वहां पे A लगानी है, वो रैंडमाइजेशन के बाद आपको पता चलेगा। पैट्री डिश 2 में कौन सी लगानी है, 3 में कौन सी लगानी है, 4 में कौन सी लगानी है, ऐसे ही 5, 6, 7 एंड अप टू 12 के अंदर कौन सी लगानी है, ये हमने वो बताया है। अभी आगे मैं उसका लेआउट बताता हूँ तो फिर वहां से आपको समझ आ जाएगी कि आपने एक्चुअली एक्सपेरिमेंट करना कैसे है। अच्छा, लेआउट होता क्या भाई? सर यही उसकी मतलब रफ सी डायग्राम या जो सारी चीजों को कवर कर रही हो कि हो क्या क्या रहा है, खाका, स्केच। खाका या स्केच। लेआउट का एक्चुअल मतलब ये है कि आपने हाउ यू विल परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट, हाउ यू विल एलोकेट द वैरायटीज इनटू डिफरेंट प्लॉट्स। ठीक है जी, डिफरेंट जो प्लॉट्स है वहां पे आपने किस प्लॉट में कौन सी आपने वैरायटी लगानी है, दैट इज कॉल्ड लेआउट। जैसे मैंने आपको बताया था कि CRD के अंदर तमाम जो लैंड है या जो तमाम एरिया है या जो एनवायरमेंटल कंडीशंस है वो होमोजेनस होती हैं, इसलिए इसका लेआउट जो है वो सिंपलेस्ट है। फॉर एग्जांपल, इफ वी हैव 3 एप्लीकेशंस एंड वी हैव 4 varieties, then the total number of plots will be 12। ऐसे ही है भाई, ठीक है ना? सो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमने ये एक्सपेरिमेंट पैट्री डिश में परफॉर्म करना है तो हमारे पास 12 पैट्री डिश होनी चाहिए। अगर हमने फील्ड में परफॉर्म करना है तो हमारे पास फील्ड के अंदर 12 प्लॉट्स बने होने चाहिए। अगर हमने ग्रीन हाउस के अंदर पॉट्स के अंदर ये एक्सपेरिमेंट करना है तो हमारे पास कितने पॉट्स होने चाहिए? 12 पॉट्स होने चाहिए, राइट। अब हमने 12 पॉट्स जो है वो तरतीब के साथ रख दिए, हर प्लॉट को हमने नंबर दे दिया। पहला प्लॉट है पहला पॉट है पॉट 1, देन पॉट 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 अप टू 12, राइट। पॉट्स की नंबरिंग हो गई। अब नेक्स्ट काम हमने क्या करना है? नेक्स्ट काम, ये जो हमने रैंडमाइजेशन कर ली थी इसी के अकॉर्डिंग ये समझ लें पॉट 1 है, ठीक है जी, ये आपका पॉट 1 है, राइट। ये जो है आपका पॉट 2 है, ऐसे ये पॉट 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है एंड अप टू 12 है। तो पॉट 1 के अंदर आपने कौन सी वैरायटी लगाएंगे आप? पॉट 1 के अंदर हम कौन सी वैरायटी लगाएंगे? ए सर। और पॉट 2 के अंदर? पॉट 2 के अंदर सी। पॉट, ये पॉट 3 है, ये वाला पॉट 8 है। पॉट 8 के अंदर कौन सी वैरायटी लगेगी? बी। ठीक है जी। तो ये पॉट 9 है। अब ये तमाम पॉट्स के अंदर हमने वैरायटीज लगा दी, समझ आ गई? ये हमारा लेआउट। इसमें एक लोकल कंट्रोल वैरायटी नहीं डालेंगे हम? इन्हीं 4 में से एक लोकल कंट्रोल है बेटा। ओके। इन्हीं 4 में से ना एक लोकल कंट्रोल के तौर पे वैरायटी है। मैंने आपको बताया था कि लोकल कंट्रोल क्या है एक्चुअली, वो उन्हीं वैरायटीज में हम एक वैरायटी ऐड कर देते हैं। हमारी जो जिनको हमने टेस्ट करना है वो 3 वैरायटीज है और चौथी जो है वो लोकल कंट्रोल वाली वैरायटी है। सिर्फ फॉर एग्जाम्पल ए जो है
वो लोकल कंट्रोल की वैरायटी है। बी, सी और डी वो वैरायटी है जिनको हमने टेस्ट करना है। समझ आ गई? अच्छा, अब हमने पेट्री डिशेज या पॉट्स के अंदर 12 पॉट्स थे, वहां पे हमने 12 जो 4 वैरायटीज 3 एप्लीकेशन में लगा दी। ठीक है जी, ये इसका लेआउट कंप्लीट हो गया। ओके